आप जानना चाहते हैं कि इस्लामी गणराज्य अब तक कैसे टिकी है और ईरानियों ने इसे क्यों नहीं गिराया। ईरान जिसकी सेना कमजोर हो गई है, अर्थव्यवस्था में 115% महंगाई है और जीडीपी कुछ हफ्तों में 70 अरब डॉलर घटी है, अब अमेरिका के साथ युद्ध विराम वार्ता कर रहा है। और वो एक हारी हुई देश की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे देश की तरह पेश आ रहा है जिसके पास विकल्प है और जो अपनी शर्तों पर चीजें करवा रहा है। वे अब भी दुनिया के बेहतरीन वार्ताकारों में से एक के साथ कैसे वार्ता कर रहे हैं। मेरा मतलब है ये सराहनीय है, लेकिन जो शुरू से ईरान को सुनते हैं उनके लिए ये चौंकाने वाला नहीं है। इन सवालों का जवाब इज़राइल में हो रही घटनाओं में छुपा है, जहां हिजबुल्लाह से फिर युद्ध शुरू हो गया है। उत्तर में सख्त पाबंदियां हैं, हिजबुल्लाह दोबारा हमला कर रहा है और ये सब तब हो रहा है जब बातचीत चरम पर है और जिनकी शर्तों में हिजबुल्लाह भी शामिल है। ये कैसे संभव है? असल में जवाब सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं है, क्योंकि ईरान के पास अब ज्यादा सैन्य शक्ति नहीं बची। ये कुछ और दिलचस्प चीज के बारे में है। एक ऐसी जीवित रहने की रणनीति जिसे 47 सालों में इतनी सोच समझकर बनाया गया कि बड़ी जंग भी उसे नहीं तोड़ सकी। अब जब आप देखेंगे ये कैसे काम करती है तो ईरान की खबरें पहले जैसी नहीं लगेंगी। जेएनएस टीवी पर मीरा के शो में स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम इस संघर्ष में गलत चीज माप रहे हैं। हम नष्ट हुई सुविधाएं, मारे गए कमांडर, कमजोर मिसाइलें और आर्थिक पतन गिनकर मानते हैं कि ईरान हार रहा है, और इन आधारों पर वो सच में हार रहा है। उनकी वायु रक्षा लगभग खत्म है, उनकी वरिष्ठ सैन्य कमान को खत्म कर दिया गया है, उनकी खुफिया व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। क्या आप जानती हैं कि अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां ईरानी जनरल स्टाफ के आदेशों को इंटरसेप्ट कर रही हैं और उन्हें पढ़ रही हैं, इससे पहले कि वे उनके अपने कमांडरों तक पहुंचे। इसी वजह से आईआरजीसी की खुफिया शाखा और खुफिया मंत्रालय आपसी प्रतिस्पर्धा में उलझ गए हैं। उन्हें डर था कि वे एक दूसरे से जानकारी छुपा रहे हैं और एक दूसरे के भेद खुल जाने का शक कर रहे थे, जबकि अमेरिका और इजराइल पूरी तरह समन्वय में थे। रूस अब खुद ड्रोन बना रहा है क्योंकि ईरान आपूर्ति नहीं कर पा रहा। चीन ईरानी तेल पर कम निर्भर है, परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे है। अगर पारंपरिक मानकों से देखें तो ये एक ऐसा देश है जिसे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ईरान कभी भी वो खेल नहीं खेल रहा था। असल में उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। इस्लामिक रिपब्लिक की नींव शुरू से ही एक रणनीतिक समझ पर रखी गई थी। तुम्हें जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जिंदा रहना है। तुम्हें तब तक डटे रहना है जब तक दबाव कम न हो जाए। हर सरकार, प्रतिबंध, सैन्य अभियान और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान के चरम को पार करना है, और जब भीड़ अगले संकट की ओर बढ़ जाए तब भी तुम्हें काम करते रहना है। जिस पल शासन अभी भी खड़ा रहता है वो खुद को विजेता घोषित कर देता है, क्योंकि उसके लिए जिंदा रहना ही असली जीत की शर्त है जो उसने अपने लिए तय की है। ये सुनने में सीधी सी बात लगती है, लेकिन इसके मायने बड़े हैं, क्योंकि ईरान की रणनीति इसी तर्क पर आधारित है और यही उनके सभी कदमों को समझाती है, चाहे वो देश में हो, बातचीत में या लेबनान में। शुरुआत में हमें समझना होगा कि उन्होंने आंतरिक दबाव से कैसे बचाव किया, जिस पर पश्चिमी देश उन्हें गिराने की उम्मीद कर रहे थे। पश्चिमी नेतृत्व ने बार बार कहा कि ईरानी जनता विद्रोह कर शासन गिराएगी, यही योजना थी, पर वे अब भी नहीं गिरे। ईरान की 80% आबादी इस दुष्ट सरकार का विरोध करती है, फिर भी इसे इस तरह बनाया गया है कि ये किसी भी चीज से ज्यादा समय तक सत्ता में टिक सके। आईआरजीसी यानी क्रांतिकारी गार्ड्स ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था का आधे से भी ज्यादा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। निर्माण कंपनियां, बैंक, आयात व्यवसाय, विनिर्माण, तेल अनुबंध और वे 20% लोग जो शासन का समर्थन करते हैं, वे सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति अपनी विचारधारा की प्रतिबद्धता से जुड़े नहीं हैं, वे पैसे के कारण एक साथ जुड़े हुए हैं। तनख्वाहें, अनुबंधों में तरक्की, आवास और व्यापार लाइसेंस, ये सब कुछ उसी संस्था के जरिए चलता है जो सेना को भी चलाती है। शासन का पतन उनके लिए आर्थिक बर्बादी है। वे सिर्फ क्रांति में विश्वास के कारण नहीं, बल्कि इससे अपनी आजीविका मानकर डटे हैं, क्योंकि क्रांति गिरने पर वे बर्बाद हो जाएंगे। ये उनकी जीवित बने रहने की आंतरिक व्यवस्था है, जिसे शुरू से ही बहुत चतुराई से सोचा गया था। आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें काफी लोगों के पास खोने के लिए इतना कुछ होता है कि वे सिस्टम को चलाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे उसमें उन 80% लोगों को दबाना भी शामिल हो जो इसे खत्म करना चाहते हैं, और उन्होंने दबाया भी है। आइए एक मिनट के लिए ईरान के लोगों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वे अब बस बातचीत का एक विषय बनकर रह गए हैं, न कि भीषण क्रूरता सह रहे वीर लोगों का समूह। इस साल जनवरी में ईरानियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जो इस्लामी गणराज्य के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए शासन ने कम से कम 42,000 लोगों की हत्या कर दी। 42,000।
वैसे ये संख्या खुद ट्रंप से आई है, जिन्होंने खुफिया आकलनों का हवाला दिया है और देखने से लगता है कि ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। ये वे लोग हैं जिन्होंने शासन की हर चीज को देखा और तय किया कि चुप रहना बोलने की तुलना में कहीं ज्यादा महंगा है। और जब उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो शासन का जवाब था उन्हें इतनी बड़ी संख्या में मार देना, इतनी बड़ी तादाद में कि दुनिया की ज्यादातर सरकारें गिर जाती। वे महिलाएं जिन्होंने ये जानते हुए भी अपने हिजाब उतार दिए कि इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे युवा पुरुष जो ये जानते हुए भी सड़कों पर खड़े रहे कि घेराबंदी आने वाली है। 80% लोग दशकों से इस शासन के जीवित रहने की कीमत अपनी जान देकर चुका रहे थे। जनवरी इसका सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक था। मैं रोज सोचती हूँ ये लोग कितनी तकलीफें झेल रहे हैं, और ये बहुत आसान है कि हम बस इसी में उलझ जाएं कि अगला कदम क्या होगा और क्या कोई समझौता होने वाला है। लेकिन ईरान के लोग ही असल में इसका असर झेल रहे हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए शासन ने दर्ज इतिहास में सबसे लंबा देशव्यापी इंटरनेट बंदी चलाया, 88 दिन। कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के केवल 4% तक गिर गई, क्योंकि अगर इंटरनेट खुला रहता तो शासन द्वारा की जा रही हत्याओं की संख्या दुनिया को पता चल जाती। इस हफ्ते जिस दिन इंटरनेट आंशिक रूप से बहाल हुआ, उसी दिन संघर्ष विराम वार्ताएं आगे बढ़ी। शासन ने चीनी उपकरण आयात करना शुरू किया ताकि स्थायी बंदी का ढांचा बनाया जा सके और भविष्य में तात्कालिक उपाय की जरूरत न पड़े। ये तथ्य कि वे वार्ताओं के दौरान अगली बार के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ बता देता है। वे पूरी तरह से जानते हैं कि अगला दौर आने वाला है और वे उसके लिए पूरी तरह तैयार और सक्रिय रहने की योजना बना रहे हैं। 80% लोगों को अलग रखा जाता है ताकि वे मृतकों की गिनती ना कर सके, संगठित ना हो और दुनिया को ना दिखा सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है, ताकि शासन बचा रहे। इस्लामी परंपरा में हुदना नामक एक अवधारणा है जो एक अस्थायी संधि होती है। इसे जानबूझकर तब किया जाता है जब आप जीतने के लिए बहुत कमजोर होते हैं, और इसका उद्देश्य विशेष रूप से समय खरीदना होता है ताकि फिर से शुरू करने से पहले खुद को फिर से मजबूत किया जा सके। ये मॉडल 628 ईस्वी से आता है, जब मोहम्मद की सेनाएं सीधे टकराव में जीत नहीं सकती थीं। उन्होंने एक ऐसे शांति समझौते पर सहमति जताई जो देखने में बहुत महत्वपूर्ण लगता था। उस विराम का इस्तेमाल फिर से संगठित होने के लिए किया, और जब वे पर्याप्त मजबूत हो गए तो फिर से शुरू किया। वो तरीका जाना पहचाना है और दशकों से ईरानी विदेश नीति में बिना किसी रुकावट के चलता आ रहा है और हर बार कामयाब भी रहा है। 2003 में ईरान को एक गुप्त परमाणु सुविधा के साथ पकड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में संवर्धन को निलंबित करने पर सहमति जताई। दुनिया ने राहत की सांस ली। 2 साल बाद उन्होंने फिर से भंडारण कर लिया। 2015 में JCPOA पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जश्न मनाया। ईरान को प्रतिबंधों में छूट से 150 अरब डॉलर मिलते हैं, जिनसे वो हर महीने हिजबुल्लाह को $50 मिलियन देता है। इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया का विस्तार करने के लिए, अपने मिसाइल कार्यक्रम को समझौते से पहले की तुलना में और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, और यमन में हौथी खतरे को इतना बड़ा बनाने के लिए कि उसे खत्म करने में सालों लग जाए। प्रतिबंधों में मिली हर $1 की राहत कहीं न कहीं गई। वो प्रॉक्सी नेटवर्क में गई, वो लंबी रणनीति में गई। इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप एक लगभग तय समझौते की घोषणा करते हैं, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तेहरान ने इसे रूपरेखा बताते हुए कहा कि परमाणु मुद्दे वार्ता में शामिल नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान के नियंत्रण में रहेगा और प्रतिबंधों में राहत उनकी तय शर्त है। दोनों पक्षों ने एक समझौता घोषित किया, लेकिन उसका वर्णन 2 बिल्कुल अलग समझौतों की तरह किया। अप्रैल में ईरान ने संघर्ष विराम को इस शर्त पर स्वीकार किया कि जलडमरू मध्य को फिर से खोला जाए और कुछ घंटों के भीतर फिर से बंद कर दिया जाए, जिससे अनुपालन को उन नई मांगों पर निर्भर बना दिया गया जिन्हें वो जानता था कि वॉशिंगटन अस्वीकार कर देगा। ये सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि एक इस्लामी रणनीति है जिसे हमने पहले भी देखा है। 1993 में व्हाइट हाउस के लॉन पर ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ दिन बाद अराफात ने जोहान्सबर्ग में मुस्लिम श्रोताओं के सामने ओस्लो की तुलना हुदैबिया से की, एक संधि जिसे तब तक निभाना था जब तक वो फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। समझौते तक पहुंचाने के लिए वर्षों काम करने वाले पश्चिमी राजनयिकों ने बाद के वर्षों में भी इस रिकॉर्डिंग को असली मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे इसका अर्थ स्वीकार नहीं सकते थे। खुदना कोई सिद्धांत या व्याख्या नहीं है, ये एक प्रलेखित रणनीति है जिसका खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पश्चिम बार बार जानबूझकर मान्यता नहीं देता। एक और बात जो इस क्षण को गंभीर बनाती है वो ये कि इस्लामी गणराज्य ने पहली बार जहरीला प्याला नहीं पिया है। 1988 में इराक से 8 साल के युद्ध के बाद खुमैनी ने युद्ध विराम स्वीकार किया, जिसे उन्होंने ठीक इन्हीं शब्दों में बयान किया था। एक अपमान, एक क्रांतिकारी सिद्धांत का समर्पण, जिंदा रहने के लिए जहर का प्याला पीना। शासन ने उस अपमान को सह लिया, खड़ा रहा और फिर से खुद को बनाया। खुमैनी अब नहीं है, लेकिन जो शासन उन्होंने बनाया था वो आज भी मौजूद है।
वही कर रहा है जो उनके उत्तराधिकारियों ने उनसे सीखा था। वर्तमान सर्वोच्च नेता के पिता ने भी उसी प्याले से पिया था, अब बेटा भी उसी प्याले का सामना कर रहा है। संस्थागत न्यूरल मेमोरी दशकों पीछे जाती है और वो कहती है, इसे पी लो अपमान को, जिंदा रहो और फिर से खुद को बनाओ। वर्तमान समझौते की संरचना का विशेष खतरा ये है कि पहले चरण में कुछ प्रतिबंधों में राहत, कुछ दबाव में ढील ईरान को वही देती है जिसकी उसे जरूरत है, यानी थोड़ी राहत, जबकि परमाणु मुद्दा दूसरे चरण के लिए टाल दिया जाता है। दूसरे चरण तक मशीन पहले चरण की राहत से खुद को फिर स्थापित कर चुकी होगी। ऐसा पहले भी हुआ है, इसके दस्तावेज हैं। और फिर भी हम एक बार फिर यही है। अब यहाँ वो बात है जो इस सिद्धांत को सही साबित करती है कि ये सिर्फ कोई दूर की कौड़ी वाला साजिशी सिद्धांत नहीं है। ईरान ने वॉशिंगटन के साथ संघर्ष विराम के ढांचे पर बातचीत में लेबनान की सुरक्षा की, लेकिन गाजा को बाहर रखा और हमास को शामिल नहीं किया। और खुद फिलिस्तीनी दुनिया के भीतर भी इससे काफी भ्रम पैदा हुआ और ये सवाल उठ रहे हैं कि ईरान ने किसी भी व्यवस्था में लेबनान को क्यों शामिल किया जबकि गाजा को असुरक्षित छोड़ दिया। अब हमास सार्वजनिक रूप से ये जान रहा है कि वो एक दूसरे दर्जे का मोहरा है और ये किसी और एपिसोड का विषय है, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि ईरान की प्राथमिकताएं किस ओर इशारा कर रही हैं। गाजा से दूर, ये तो तय है, लेकिन फिर कुछ और हुआ जिसे लगभग किसी ने भी सही तरह से नहीं जोड़ा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका को युद्ध विराम या इजराइल के जरिए जारी युद्ध में से एक चुनना होगा, दोनों नहीं। ईरान ने धमकी दी कि अगर हिजबुल्लाह को युद्ध विराम की शर्तों के तहत सुरक्षा नहीं मिली तो वो पूरे युद्ध विराम ढांचे को ध्वस्त कर देगा। ईरान के मसौदा ढांचे में सभी मोर्चों जैसे लेबनान पर वार्ता के दौरान युद्ध विराम शामिल था। इसका मतलब है कि ईरान शांति वार्ता का इस्तेमाल इजराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए करता है जब तक कूटनीति चल रही है। इसे फिर सुनिए, ईरान वार्ता में है और चाहता है कि शांति समझौता हिजबुल्लाह को सैन्य दबाव से बचाए, जबकि हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है, फिर से ताकत जुटा रहा है और इजराइल के उत्तर में तबाही मचा रहा है। ये कूटनीति का इस्तेमाल अपने प्रॉक्सी गुट को बचाने के लिए कर रहा है, जबकि वही प्रॉक्सी गुट दिखा रहा है कि उसके लिए कूटनीति का कोई मतलब नहीं। वार्ता की मेज उसी चीज की रक्षा के लिए है जो उसे अप्रासंगिक भी बना देती है। अगर आप इजरायली खबरें देखती हैं तो आपने देखा होगा कि उत्तर में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध फिर तेज हो गया है। रॉकेटों के साथ भारी मात्रा में रॉकेट दागे जा रहे हैं। वहां अभी भी रहने वाले नागरिकों पर फिर से पाबंदियां लग गई हैं और आईडीएफ लेबनान में उतनी गहराई तक जा रही है जितनी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसी कारण लेबनान ईरान के लिए जरूरी है और ये दिखाता है कि ईरान कैसे सोचता है। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बना था, इसे इसलिए बनाया गया था ताकि ईरान को कभी पूरी तरह से हराया न जा सके, क्योंकि क्षेत्र भर में हमेशा कई जगह आग जलती रहेगी जिसे कोई भी एक सैन्य अभियान एक साथ बुझा नहीं सकता। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक के अंदर शिया मिलिशिया, यमन के अंदर हूती, हर एक अलग तरह से बना और स्थापित है और हटाने के लिए अलग सैन्य व राजनीतिक समाधान चाहिए। मकसद किसी एक प्रॉक्सी की जीत नहीं, बल्कि ये था कि कोई भी पूरी तरह खत्म न हो सके और हॉर्मुज जलदमरू मध्य पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में रहती है। वो एक भौगोलिक कार्ड जिसे कोई भी बमबारी अभियान नष्ट नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि ईरान के पास हमेशा किसी भी बातचीत की मेज पर आर्थिक सौदेबाजी का एक पत्ता रहती है, चाहे उसकी सेना कितनी भी तबाह क्यों ना हो जाए। अगर आप इन पहलुओं को सुनकर उलझन महसूस कर रहे हैं तो यही बात है। ईरान कई पक्षों को संभाले रखता है ताकि वे बातचीत में बने रहें और जानता है कि अगर एक भी असफल हो जाए तो उसके पास करीब 10 और हैं जिन्हें वो फिर से सक्रिय कर सकता है, जिससे ईरान जीवित रहता है। लेबनान वो जगह है जहां प्रॉक्सी रणनीति पूरी तरह विकसित हो चुकी है। इसका असली सबूत लेबनानी सरकार में है, न कि हिजबुल्लाह के हथियारों में। ईरान ने 40 साल और हर महीने $5 करोड़ खर्च कर हिजबुल्लाह को सिर्फ मिलिशिया नहीं बल्कि एक राज्य के भीतर राज्य के रूप में बनाया। इसकी अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक शाखा है जो लेबनानी संसद में बैठती है। इसकी सामाजिक सेवाएं और वित्तीय नेटवर्क लेबनानी संस्थाओं में इतने गहरे हैं कि हिजबुल्लाह को हटाना लेबनान के कुछ हिस्से तोड़ने जैसा है। इस ताज़ा युद्ध के शुरू होने से पहले ही रॉयटर्स ने पुष्टि कर दी थी कि हिजबुल्लाह उन $50 मिलियन का इस्तेमाल अपने रॉकेट भंडार को फिर से भरने और लेबनानी क्षेत्र के अंदर अपने खुद के हथियार कारखाने चलाने में कर रहा था, ताकि वो अगले संघर्ष के लिए तैयार रह सके, जिसका उसे पहले से अंदाजा था कि वो आने वाला है। संघर्ष विराम के दौरान जब वो कमजोर होना चाहिए था, वो फिर से निर्माण कर रहा था। याद दिला दूं, ये वही संघर्ष विराम था जिसके लिए पश्चिमी देशों ने जोर दिया था। फिर से
उन्होंने अल्पकालिक सोच को अपना लिया, जैसे कि संघर्ष विराम से कुछ और होगा सिवाय अगले युद्ध के। इतिहास ने बार बार हमें यही दिखाया है। अगर हिजबुल्लाह कल हथियार सौंप भी दे, तब भी उसके पास फिर से सब कुछ बनाने की क्षमता रहेगी, क्योंकि असली मुद्दा हथियार में ही है। असल मुद्दा तो उसके नीचे मौजूद पूरा तंत्र है, और वो इस तरह बनाया गया है कि वो जिंदा रहे और चलता रहे, चाहे वो कभी जीत ना भी पाए। लेबनानी सरकार को ये पता है। लेबनानी सेना ने निरस्त्रीकरण की योजनाएं घोषित की तो हिजबुल्लाह ने उसका मजाक उड़ाया। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह ईरान के बिना मंजूरी हथियार नहीं छोड़ेगा। एक संप्रभु देश ईरान ने उसके भीतर 4 दशकों में जो बनाया है को नहीं हटा सकता। वो असहायता, एक सरकार जो अपने ही मेहमान से डरती है, यही असली ईरानी उपलब्धि है। यही है जो 40 साल की हुड्ना ने वास्तव में बनाया है। ये सिर्फ मिसाइलों का भंडार नहीं है, ये एक देश के अंदर स्थायी मौजूदगी है जिसे वो देश खुद भी निकाल नहीं सकता। ये एक ऐसा जाल है जिसकी जड़ें इतनी अलग अलग जगहों पर फैली हुई हैं कि जब आप एक को निकालते हैं तो दूसरी फिर से उगाती है। जब हिजबुल्लाह अपनी पूरी नेतृत्व टीम गंवाने और इतिहास में पहले कभी न हुई इतनी जोरदार मार झेलने के बाद भी उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागता है, तो ईरान एक संदेश भेज रहा है जिसका उस सैन्य टकराव के नतीजे से संबंध नहीं है। ये कह रहा है, मलबे में तब्दील होने पर भी हम किसी और की जमीन और सरकार की असहायता से आप तक पहुंच सकते हैं। हमें जीतने की जरूरत नहीं है, हम बस कभी सच में हारते नहीं हैं। और इस हफ्ते के समझौते के ढांचे में लेबनान की रक्षा करके और ये मांग करके कि कोई भी युद्ध विराम वहां इजराइल के ऑपरेशनों को रोक दे, ईरान ये सुनिश्चित कर रहा है कि अगले दौर के हुड्ना के लिए कहीं से शुरुआत हो सके। फिर से, अगर इस्लामी गणराज्य किसी तरह गिर भी जाए, तो हिजबुल्लाह को खुद को फिर से जगा लेने के लिए ही बनाया गया है। अब जो हो रहा है, दोनों पक्ष अलग अलग तरीके से समझौता बताते हैं। बातचीत बढ़ते ही उसी दिन इंटरनेट बहाल होता है और चीनी उपकरण लाए जाते हैं ताकि अगली बार इंटरनेट स्थायी रूप से बंद किया जा सके। लेबनानी सरकार बेबस है और हिजबुल्लाह उसकी जमीन से फायरिंग कर रहा है, पर आप इसे अलग अलग घटनाएं नहीं मानते। आप एक जीव को देख रहे हैं जो 20% लोगों को पैसे देकर अपने प्रति वफादार बनाए रखता है, ताकि 80% लोग दबे रहें और बातचीत से समय खरीदा जाए। जिस तरह खोमैनी ने 1988 में समय खरीदा, जहर पीकर भी बचे और लेबनान में पकड़ बनाए रखी, यही इसका साफ सबूत है। अगर आप किसी देश की संस्थाओं में कुछ इतनी गहराई से बैठा दें, हर विराम, हर युद्ध विराम और दुनिया की हर अनदेखी का फायदा उठाकर, तो वो देश भी उसे नहीं हटा सकता। ईरानी लोग शासन नहीं हैं, वे वही 42,000 लोग हैं जिन्हें जनवरी में कुछ अलग मांगने पर मार दिया गया। वे महिलाएं हैं जो 3 महीने तक अपने बेटों से विदेश में संपर्क नहीं कर सकी क्योंकि शासन अपनी करतूतें छुपाना चाहता था। वे 80% लोग हैं जो 47 सालों से अपनी जान देकर इस सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की कीमत चुका रहे हैं और ऐसे देश में जीने के हकदार हैं जो सत्ता बनाए रखने के अलावा कुछ और कर रहा हो। लेकिन वे ऐसे सिस्टम के खिलाफ हैं जिसे आर्थिक और सैन्य रूप से गिरने से बचाने के लिए बनाया गया था। दूसरे शासन तंत्र जहां जीत पर ध्यान देते हैं, वही इस्लामी गणराज्य को सिर्फ टिके रहना जरूरी लगता है। इसी वजह से ईरानी लोग इसे नहीं गिरा पाए, क्योंकि इसे ऐसी परिस्थितियों में टिकने के लिए बनाया गया था। बातचीत और लेबनान में बढ़ते तनाव के संदर्भ में यही अहम मुद्दा है। वे सही से पीछे नहीं हट रहे और कभी नहीं हटेंगे। तो सवाल है, क्या हमें फिर से सैन्य अभियान शुरू करने चाहिए जो गणराज्य को नुकसान और हिजबुल्लाह से तनाव बढ़ाते हैं, या हम बातचीत की चालों में फंस जाएं और उम्मीद करें कि निरोधक क्षमता कारगर होगी? डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में, ईरान कभी भी युद्ध नहीं जीतता, लेकिन वे किसी भी बातचीत की बाजी नहीं हारते। क्या ये वो क्षण है जब ये रणनीति खत्म होती है? हम नहीं जानते, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि आप क्या देख रहे हैं। मैं युरके हूँ और मैं आपसे अगली बार मिलूंगी।